आइए चालू करते हैं प्राचीन सत्ता। अब बात करते हैं प्राचीन सत्ता मतलब क्या होता है। प्राचीन सत्ता का मतलब होता है प्राचीन टाइम में राजा के द्वारा किया गया शासन। कहते हैं कि हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। मतलब कि यहाँ पर बड़े बड़े फैसले लिए गए होंगे और उन्हें कार्यान्वित का मतलब होता है लागू भी किया गया होगा। तो लागू करने और ऐसे फैसले लेने का काम कौन करता है, तो वह राजा के द्वारा किया गया होगा। किसके द्वारा? राजा के द्वारा। लेकिन क्या राजा इस प्रकार के फैसले अकेले तो ले नहीं सकता, तो वो किसके माध्यम से लेगा? वो लेगा मंत्री परिषद के माध्यम से लेगा। मतलब मंत्री परिषद भी इनके पास बड़ी मात्रा में हुआ करती थी। अब ये जानकारी हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एक रूपता को दर्शाती है, जैसा कि मृद भांड, मोहरे, बाट तथा ईंटों के माध्यम से स्पष्ट होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें, जिसका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं किया गया, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात में पाएगी। अब जैसे कि हम जो ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, तो इस ईंटों का जो अनुपात होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था पिछले कुछ वीडियो में कि ईंटों का जो अनुपात था 4:2:1 रेशियो में था। इसका जो अनुपात है वो कहाँ से कहाँ तक मिल जाता है, तो यह अनुपात हमें गुजरात से लेकर के जम्मू कश्मीर तक के बीच में मिल जाता है। हमने ये भी देखा कि अलग-अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता के अनुसार स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त ईंटें बनाने, विशाल दीवारों को बनाने, चबूतरों के निर्माण करने, इन सभी के लिए श्रम संगठन किया गया। मतलब कि यहाँ पर लेबर को इकट्ठा किया गया ताकि बड़े-बड़े विशाल कामों को लोगों के माध्यम से कराया जा सके। इन सभी क्रियाकलापों को कौन संगठित करता था? तो ये सारी चीजों को करने का काम राजा के द्वारा किया गया था। अब जैसे कि देखो, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो साइड में जो बना हुआ है, एक राजा का डायग्राम, ये पुरोहित राजा है। और ये जानकारी आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल के एग्जाम में, मतलब कि 2022 के एग्जाम में यही पिक्चर पूछ लिया गया था। आइए बात करते हैं। कहता है प्रसाद और शासक किसे कहते हैं। कहता है सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देता। मतलब कि यदि हम जानना चाहते हैं कि प्राचीन टाइम के बारे में कोई जानकारी हमें डायरेक्ट मिल जाए, तो ये ढूंढना मुश्किल सा है। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो से मिले एक विशाल भवन को प्रसाद की संज्ञा दी। तो विशाल भवन का मतलब होता है राजभवन कह सकते हो या फिर राज दरबार कह सकते हो। इसको यहाँ पर क्या कहा गया है, तो इसको यहाँ पर नाम दिया गया है प्रसाद का नाम दिया गया है, प्रासाद का नाम दिया गया है। कहता है कि परंतु इससे संबंध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। और यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहां के पुरोहित राजाओं से परिचित थे। उनका मानना था कि यदि राजा वहां पर होते हैं तो हड़प्पा में भी पाए जाते होंगे, क्योंकि दोनों की जगह तो व्यापार होते ही थे। और यही समानताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढा। लेकिन जैसा कि हमने पृष्ठ संख्या 23 में देखा था कि हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी है कि यहाँ पर अनुष्ठानिक प्रथाएं किस प्रकार से और क्यों किया गया था, और ना ही ये जानने के साधन उपलब्ध हैं कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी भी या नहीं होती थी। कहता है कुछ पुरातत्वविद इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज के शासक नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान नहीं थी। मतलब कि यहाँ पर समाज में कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग अमीर थे। और इसकी जो जानकारी होती है वो हमें मिल जाती है सामाजिक सामाजिक विभिन्नता से मिल जाती है कि समाज में लोग किस प्रकार से अलग थे। और इसकी जानकारी दो तरीके से मिल जाती है। पहला है समाधान के माध्यम से, क्योंकि हमने इस टॉपिक के ऊपर पिछले पढ़ चुका है। यदि आपने नहीं देखा जाकर देख लेना, क्योंकि मैंने डाल दिया है पहले ही आप लोगों को। और दूसरा है विलासिता की वस्तुओं से, क्योंकि यहाँ के जो लोग हुआ करते थे बहुत ही बड़ी मात्रा में या फिर बहुत बड़े स्केल पर ये लोग ऐसे चीजों को कंज्यूम करते थे जो ज्यादा महंगी और बहुत ही दुर्लभ हुआ करती थी। कहता है कि दूसरे पुरातत्वविद ये मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक हुआ करते थे, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा हुआ करते थे। कुछ और ये तर्क देते हैं कि यहाँ एक ही राज्य था, जैसे कि पुरातत्वविदों में समानताओं में देखने में मिल जाती है। यहाँ पर एक बात और भी कहता है और वो है नियोजित बस्तियां।
के साक्ष्य, क्योंकि यहाँ पे जो बस्तियां होती है वह सभी के घर जो थे वो 2 तल्ले के घर थे, मतलब कि 2 फ्लोर के घर थे, वह ग्राउंड फ्लोर और 1 फ्लोर था। इसके साथ सभी घरों में छत हुए करते थे, सभी घरों में सीढ़ियां हुआ करती थी, सभी घरों में कुएं हुआ करते थे, सभी घरों में आंगन हुआ करते थे, खिड़कियां किसी घर में नहीं हुआ करती थी, पानी की निकास व्यवस्थाएं थी। ऐसे कई सारी जानकारी मिल जाती है जो बताता है कि यहाँ की जो बस्तियां थी वह नियोजित थी। यहाँ पर ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात अर्थात 4:2:1 में मिल जाती है। कहता है कि तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप संस्थापित होने से स्पष्ट होता है कि अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्ति संगत प्रतीत होता है। युक्ति संगत, क्योंकि ये कदाचित संभव नहीं लगता कि पूरे के पूरे समुदायों के द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय तथा कार्यान्वित किए जाते होंगे। ये जानकारी अभी तक देखने को नहीं मिलती। लेकिन इसके बारे में पुरातत्वविदों ने ये बताया है कि ये सभ्यता एक निश्चित समय के बाद अंत हो चुकी थी, मतलब सभ्यता का अंत हो चुका था। तो आज के टॉपिक में हम इसको भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटा टॉपिक था, 8 पॉइंट। तो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ और कौन कौन से ऐसे कारक उत्तरदायी माने जाते हैं। आइए बात करते हैं। कहता है कि ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 साल पूर्व, मतलब पहले, चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। मतलब कि जो विकसित हड़प्पा सभ्यता थी उसे किसी न किसी तरीके से लोगों ने काम करना बंद कर दिया था। इसके क्या कारण थे ये हम बाद में बात करेंगे। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। मतलब ये हुआ कि जो लोग थे वो यहाँ से छोड़ करके इधर की ओर पलायन कर रहे थे। इधर की ओर, किधर की ओर? तो वो लोग हड़प्पा से छोड़ करके कहाँ जा रहे थे? तो हड़प्पा से छोड़ करके वह गंगा वैली सिविलाइजेशन में जा रहे थे, गंगा घाटी सभ्यता में जा रहे थे। कहता है कि ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता या उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र में 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आए। किसमें? भौतिक संस्कृति में बदलाव आए। जैसे कि क्या क्या बदलाव आए? तो कहता है कि बाट, मोहरों और विशिष्ट मानकों का समाप्त हो जाना। ये सारी चीजें जो पहले यहाँ पे किए गए थे वो खत्म हो चुके थे, क्योंकि अब इनका उपयोग बड़े स्केल पर होता ही नहीं था। लेखन कला खत्म हो चुका था, लंबी दूरी का व्यापार खत्म हो चुका था, शिल्प की विशेषता खत्म हो चुकी थी। ये सारी चीजें जो यहाँ पर हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में पाई गई थी, सब के सब क्या हो चुके हैं? खत्म हो चुके हैं। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ी ही या थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीक खत्म हो चुकी थी। बड़ी बड़ी जितनी भी पब्लिक संरचनाएं थी वो खत्म हो चुकी थी, क्योंकि इनके निर्माण करने की जो तकनीक थी वो हड़प्पा में था, लेकिन जब वो लोग गंगा घाटी में गए तो उसका इस्तेमाल उन्होंने किया ही नहीं, जिसके कारण ये खत्म हो चुका था। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरा वस्तुओं तथा बस्तियों की संस्कृति में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती है। मतलब जो लोग पहले शहर में रहा करते थे, जिन लोगों के द्वारा शहर में पहले रहने का काम किया गया था, अब वो लोग शहर में नहीं रहते, बल्कि वो लोग कहाँ रहते हैं? अब वो लोग गाँव में रहते हैं। इसकी जानकारी हमें यहाँ से मिल जाती है। इसी संस्कृति को उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती संस्कृति भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका हमेशा ही पूछे जाते हैं कि उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती संस्कृति किसे कहते हैं, तो आप इसके बारे में पूरी तरह से बता सकते हैं। कहता है कि ये परिवर्तन कैसे हुआ, इस विषय में कई व्याख्याएं दी गई। इनमें जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूखना, मार्ग बदलना, भूमि का अत्यधिक उपयोग, इन सभी के कारण यहाँ पर क्या हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया या सभ्यता का विनाश हो चुका था। तो ये इसके कुछ मुख्य कारण बताए जाते हैं। लेकिन कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो यही हो सकता है, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या ये नहीं करता, क्योंकि पूरा का पूरा सभ्यता इतनी आसानी से खत्म हो गया ये थोड़ा आश्चर्यजनक है। क्योंकि इतनी बड़ी सभ्यता के खत्म होने में केवल नदियों का और प्राकृतिक आपदाओं का ही होना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें हो सकता है कि मानवों का भी, मतलब कि ह्यूमन का भी इसमें इंटरफेयर देखने को मिलता होगा। ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्यों का अंत हो गया, ऐसा माना जाता है। जैसे मोहरों, लिपि, विशिष्ट मानकों, मृद भांडों के लोप, मतलब खत्म हो जाना, मानकीकृत बाट प्रणाली, स्टैंडर्ड बेड सिस्टम, ये खत्म हो चुके थे, क्योंकि ये पहले पूरे के लिए एक ही था, लेकिन अब हर एक क्षेत्र के लिए क्या हो चुका है? अब हर एक क्षेत्र के लिए अलग अलग हो चुका है। मतलब कि यहाँ पर भी अलग है, यहाँ पर भी अलग है, यहाँ पर भी अलग है, यहाँ पर भी अलग है।
जब यहाँ पर एक प्रकार का सिस्टम नहीं रहेगा तो लोगों के बीच में संपर्क स्थापित होना बंद हो जाएगा और अंततः हड़प्पाई सभ्यता खत्म हो जाएगी। यहाँ पे कहता है इसके साथ साथ आगे देखा जाए तो कहता है कि शहरों के पतन हो चुके थे। परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस तर्क को बल मिलता है कि उपमहाद्वीप को पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए एक सहस्त्राब्दी मतलब कि 100 साल से भी अधिक समय का प्रतीक्षा करनी पड़ी होगी। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश 1 साल 2 साल में नहीं बल्कि 100 या हजारों सालों में देखने को मिलता है। यहाँ पर एक आक्रमण के साक्ष्य बताए गए हैं कि शायद जो हड़प्पा सभ्यता है वो इसके कारण खत्म हुई होगी। कहता है डैडमैन लेन एक संकरी गली है जिसकी चौड़ाई लगभग 3 से 6 फीट परिवर्तित है मतलब कि बदला गया है। जहां पर गली पश्चिम की ओर मुड़ती है। 4 फीट 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग और वयस्क की छाती तथा हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियां मिली है। यह भुरभुरी है और धड़ के पीठ के बल है। गली में आड़ा पड़ा हुआ है। पश्चिम में 15 इंच की दूरी पर एक छोटी झोपड़ी है। सिर्फ खोपड़ी के कुछ टुकड़े मिले हैं। कहता है कि इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों पर आधारित है। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन 1931 में उद्भव किया है। तो ये क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं कि मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन को किसने लिखा और कब लिखा। तो जॉन मार्शल ने लिखा। और कब लिखा तो 1931 में लिखने का काम चालू किया गया था। इसको लिखा गया था। क्लियर। कहता है कि 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग से 16 लोगों के अस्थि पंजर और आभूषण के साक्ष्य मिले जो इन्होंने मृत्यु के समय पहने होंगे। कहता है कि 1947 में आर.एम. व्हीलर ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे। इन्होंने उस उपमहाद्वीप में खोज किया और ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्यों से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। तो ऐसा पहला कौन सा पुरातत्वविद था जिसने यहाँ पर पाए गए साक्ष्यों को ऋग्वेद के संबंधों के स्थापना करने का काम किया। तो उसका नाम था आर.ई.एम. व्हीलर था। आर.ई.एम. व्हीलर था जो 1947 में आया था। ऋग्वेद में पूर्व शब्द का उल्लेख किया गया। तो पूर्व शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया है। ऋग्वेद में किया गया है जिसका अर्थ होता है प्राचीर किला या गढ़ होता है। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक भी कहा जाता है और इसी प्रकार के क्वेश्चन एमसीक्यू में आपके पूछे जा चुके हैं कई बार। कहता कि ये दुर्ग कहाँ है या थे। पहले माना गया था कि ये मिथक मात्र थे। हड़प्पा में हाल ही में हुए उत्खनन में माना गया कि ये परिदृश्य अब बदल चुका है लेकिन ये पहले था। इसको हम छोड़ते हैं और चले आते हैं और नीचे देखो। कहता है कि आर.एम. व्हीलर 1946 में एशियंट इंडिया को लिखने का काम कौन करता है 1946 में। तो वो करते हैं आर.एम. व्हीलर करते हैं। ये 1947 में प्रकाशित हुआ था। 1960 के टाइम में जॉर्ज डेल्स नामक एक पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो में जनसंहार के साक्ष्य पर सवाल उठाए। उन्होंने दिखाया कि उस स्थान पर मिले सभी अस्थिपंजर एक ही काल के संबंध नहीं थे बल्कि अलग अलग काल के थे। ऐसा उनके द्वारा माना गया था। यहाँ पर एक किताब और भी जैसे को नीचे लिखा गया है। G.F. डेल्स ने किताब लिखी जिसका नाम था द मिथिकल मेसेकर एट मोहनजोदड़ो एक्सपेडिशन 1964 से लिया गया था। और इसको बताया गया इसमें ये कि यहाँ पर जब लोग मरे थे तो मरे होने के पीछे क्या कारण था, किन चीजों के बारे में बताया गया जिसको इसमें उल्लिखित किया गया है। आइए तो आज के टॉपिक में हमने इतना देखा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।